2 जनवरी 2020 की रात सीरिया की राजधानी दमिश्क से एक विमान बगदाद के लिए उड़ान भरता है। इस विमान में ईरान की कुद्स फोर्स के कमांडर कासिम सुलेमानी बैठे हुए थे। आधी रात के करीब विमान बगदाद के हवाई अड्डे पर उतरता है और एयरपोर्ट पर उन्हें इराक के एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल मिलिट्री कमांडर रिसीव करने आते हैं। दोनों की मुलाकात होती है। सुलेमानी का औपचारिक रूप से स्वागत किया जाता है और फिर वे एयरपोर्ट से बाहर निकलने के लिए 2 एसयूवी गाड़ियों के काफिले में सवार हो जाते हैं। ये काफिला एयरपोर्ट से निकलकर कुछ ही दूर चल पाता है कि उस पर अमेरिकी ड्रोन से हमला हो जाता है। एक ड्रोन कासिम सुलेमानी की गाड़ी पर आकर लगता है और धमाका हो जाता है और जिसमें कासिम सुलेमानी की मौत हो जाती है। पर उस रोज़ कासिम सुलेमानी की गाड़ी में एक और व्यक्ति बैठा हुआ था। ये वही व्यक्ति था जिसने एयरपोर्ट में सुलेमानी का स्वागत किया था। नाम अबू मेहदी अल मुहद्दिस। इराक की पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस यानी पीएमएफ के डिप्टी कमांडर और ईरान के सबसे भरोसेमंद इराकी सहयोगी। इस हमले में उनकी भी मौत हो जाती है। पीएमएफ कोई साधारण संगठन नहीं है। इराक का ईरान में सबसे मजबूत सहयोगी है। ईरान की तरह इराक में भी बहुसंख्यक जो है वो शिया मुसलमान हैं। यही वजह है कि जब 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला किया तो पुरानी लड़ाई जो पहले हुई थी सद्दाम हुसैन के ज़माने में, उसके ज़ख्म को भुलाकर ईरान ने इराक की मदद की थी। और उसी समय ईरान ने कई छोटे छोटे संगठनों को, उनके प्रॉक्सीज को पैसा और हथियार दिया और ट्रेनिंग मुहैया करवाई। फिर जब इराक में आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट का कहर बरपा तो ये सभी संगठन साथ आ गए और इस्लामिक स्टेट से लड़ाई की। 2014 में इन्हीं सब संगठनों ने, जिनको ईरान मदद कर रहा था, इन सब ने मिलकर पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस यानी पीएमएफ बनाया था। 28 जुलाई 2026 को सऊदी अरब ने इसी संगठन के लगभग 60 ठिकानों पर हमला किया है। इसमें पीएमएफ के करीब 20 लड़ाके मारे गए हैं। सऊदी अरब का आरोप है कि इसी संगठन ने उनकी ऑयल फैसिलिटीज़ पर हमले किए थे, इसलिए इसका बदला लिया गया है। इराक की सरकार ने इसे उनकी संप्रभुता का उल्लंघन तो बता दिया है, लेकिन बदला लेने की कोई बात नहीं की है। इसलिए पीएमएफ के लीडरान अब इराक की सरकार के खिलाफ ही हो गए हैं। 28 जुलाई वाले हमले को इस जंग में सऊदी अरब की ऑफिशियल एंट्री के तौर पर देखा जा रहा है। जंग का 6वां महीना शुरू हो चुका है। अब तक सऊदी अरब किसी भी देश पर सीधे हमले से बच रहा था, लेकिन लगता है कि पानी अब सिर से ऊपर चला गया है। सऊदी अरब और इराक की इस झड़प के बाद एक सवाल पाकिस्तान की भूमिका पर भी उठ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने सऊदी अरब की हिफाजत का वादा किया हुआ है। दोनों के बीच पिछले साल सितंबर महीने में एक डिफेंस पैक्ट भी साइन हुआ था, जिसमें साफ लिखा था कि सऊदी अरब पर अगर हमला होता है तो उस सूरत में पाकिस्तान उसे बचाने जाएगा। जंग के बीच पाकिस्तान ने दर्जन भर अपने फाइटर जेट भी सऊदी अरब के एयरबेस पर तैनात तो किए थे, लेकिन अब तक उनके इस्तेमाल की कोई खबर नहीं आई है। उल्टा कल ही रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया है कि चीन पाकिस्तान की मदद से ईरान को हथियार भेज रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि करीब 400 मैनपैड्स यानी कंधे पर रखकर चलाने वाले मिसाइल लॉन्चर जो चीन है वो ईरान को देने वाला है। ऐसे ही मैनपैड्स रूस ने भी ईरान को इस जंग से पहले पहुंचाए थे। खुद अमेरिकी विशेषज्ञों का मानना है कि इनकी मदद से अमेरिका के कुछ एक फाइटर जेट्स भी गिराए गए हैं। अब यही हथियार चीन भी ईरान को दे रहा है। रॉयटर्स ने लिखा है कि इन्हें पहले पाकिस्तान भेजा जाएगा, फिर पाकिस्तान की ज़मीन से होते हुए ये ईरान जाएंगे। पाकिस्तान और चीन दोनों ही देशों ने इस रिपोर्ट से इनकार कर दिया है, लेकिन ऐसे दावों की पुष्टि कभी कहाँ ही की जाती है। एक तरफ अब भी ईरान और अमेरिका एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हॉर्मुज़ का समाधान भी ट्रंप अब तक नहीं निकाल पाए हैं। वो तो दावा कर रहे हैं कि अमेरिका इस रास्ते से सफलतापूर्वक जहाज़ों को ले जा रहा है, लेकिन ये दावे झूठे भी साबित हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों की संख्या दहाई के आंकड़े तक भी नहीं पहुँच पा रही है। मतलब 10 से कम ही जो जहाज़ हैं हॉर्मुज़ स्ट्रेट पार कर पा रहे हैं रोज़ाना। ओमान ने पिछले हफ्ते ही ईरान को एक नया प्रस्ताव दिया था कि खाड़ी देशों के साथ मिलकर हॉर्मुज़ को कंट्रोल करने वाला कोई फ्रेमवर्क तैयार कर लेते हैं, लेकिन ईरान ने वो भी रिजेक्ट कर दिया था। एक तरफ हॉर्मुज़ पर फीस लगाने की आशंका बनी हुई है, तो दूसरी तरफ अब हूती भी विचार कर रहे हैं कि रेड सी वाले बाबल मंतब से गुजरने वाले जहाज़ों पर फीस लगाई जाए। यानी एक समस्या सुलझी नहीं है और दूसरी दरवाजे पर खड़ी नज़र आ रही है।
तो इस तरह ट्रंप और नेतन्याहू की शुरू की हुई जंग लगातार फैलती जा रही है मिडिल ईस्ट में। इसलिए आज के शो में आपको चीन और ईरान के बीच हुई इस नई डील के बारे में बताएंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि सऊदी अरब के जंग में शामिल होने से क्या असर पड़ेगा। नमस्कार, स्वीकार कीजिए साजिद का। आप खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। सिर्फ 48 घंटे और इन 48 घंटों में मध्य पूर्व का नक्शा बदलता हुआ दिखाई दिया है। पिछले 2 दिनों में 3 ऐसी बड़ी घटनाएं हुई हैं जिससे लग रहा है कि ये जंग और फैल ही रही है। शुरुआत होती है 28 जुलाई से। जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी एयरबेस से ईरान पर हमला हुआ। ईरान ने तुरंत रिटेलिएट किया। जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं। फिर सऊदी अरब ने इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया के ठिकानों पर हवाई हमले किए, जिसमें लगभग 2 दर्जन लोग मारे गए। और अब मिस्र के दमीटा नाम के बंदरगाह पर ड्रोन से हमले हुए हैं। ईरान ने हमले किए हैं। टारगेट एक अमेरिकी गैस स्टोरेज टैंकर था। ईरानी ड्रोन लगने के बाद बंदरगाह के पास खड़े और भी जहाज़ों पर आग लग गई है। यानी 48 घंटों में मिस्र, सऊदी अरब, इराक और जॉर्डन में जंग की आंच पहुंची है बहुत तेज़ी से। इन सभी हमलों में सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही सऊदी अरब के हमले की, क्योंकि वो शुरुआत से ही जंग में शामिल होने से बच रहा था। CNN के निक रॉबर्टसन ने लिखा है कि सऊदी अरब को इस जंग में घसीटा गया है। पिछले 5 महीनों में कई ऐसे मौके आए जब लगा कि सऊदी अरब अब सीधे जंग में शामिल हो ही जाएगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बहुत कंट्रोल किया। पर अब उसका ये कदम उस पर भारी पड़ सकता है, ऐसा जानकार कह रहे हैं। CNN इसके पीछे 3 वजह बताता है कि क्यों भारी पड़ सकता है सऊदी अरब के ऊपर ये मूव। पहली वजह तो ये है कि जंग की वजह से सऊदी अरब के अंदर निवेश करने वाली जो कंपनी है उनमें डर पैदा हो सकता है कि जो देश ही सुरक्षित नहीं है वहाँ धंधा करना कैसे सेफ होगा। इसलिए अब बाहरी कंपनियों के मन में संशय पैदा हो सकता है। कई मीडिया हाउसेस ये भी लिख रहे हैं कि इससे मोहम्मद बिन सलमान की नियोम जो प्रोजेक्ट था उनका, उस पर भी बट्टा लग सकता है। MBS सऊदी अरब को आधुनिक बनाने का ख्वाब देखते हैं। वो चाहते हैं कि जैसे दुबई की तरक्की हुई है, ठीक उसी तर्ज पर सऊदी अरब के भी किसी शहर की तरक्की हो, सऊदी अरब का नाम हो दुनिया में। लेकिन जंग की वजह से उनके इस ख्वाब पर पानी फिर सकता है। और अब जब वो खुद इस जंग में शामिल होते दिख रहे हैं तो इसकी आशंका और भी बढ़ जाती है। दूसरा पॉइंट ये कि जिन इराकी गुटों पर हमला हुआ है वो बार बार सऊदी अरब को धमकी दे रहे हैं कि हम अब रिटेलिएट करेंगे, आप पर हमला होगा। और इराक की सरकार से भी जवाब मांगा जा रहा है कि आपका खून क्यों नहीं खौल रहा है, आपकी संप्रभुता का उल्लंघन हुआ है। आशंका सबसे ज़्यादा इस बात की है कि अगर ईरान ने अपने तरीके से इस हमले का बदला लिया तो सऊदी अरब का बहुत नुकसान हो सकता है। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सऊदी अरब ने जब इराक पर हमला किया तो उसमें IRGC के 4 बड़े ऑफिसर भी वहाँ पे मारे गए हैं। ये अधिकारी जो थे वो इराकी प्रॉक्सीज़ के साथ मीटिंग करने इराक गए हुए थे। अब जब सीधे इस हमले में ईरान के लोग मरे हैं तो ईरान को सीधे सऊदी अरब पर हमले का एक और मौका मिल गया है। ऐसा नहीं है कि ईरान ने अब तक सऊदी अरब पर लिमिटेड हमले किए हैं, ऐसा नहीं है। वो अमेरिकी अड्डों को निशाना बना रहा था, अमेरिकी एम्बेसीज़ को निशाना बना ही रहा था। साथ में उसने सऊदी अरब की ऑयल फैसिलिटीज़ को और बंदरगाहों को निशाना बनाया, उन्हें नष्ट भी किया है। पर अब इस हमले के बाद जो इराक में हमला हुआ है, इसकी आशंका और ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर CNN ये भी लिखता है कि सऊदी अरब के सामने इस बार चुनौती 2 तरफ़ा है। ईरान से हमले तो हो ही रहे हैं। यमन में हूती विद्रोहियों ने भी एम्बेसी की नाक में अब दम कर रखा है। पहले हूतियों ने सिर्फ बाबल मंदब बंद किया था, लेकिन 26 जुलाई को उसने रेड सी के तट पर मौजूद 2 ऑयल फैसिलिटीज़ जो सऊदी अरब की हैं उनको निशाना बनाया है। इसमें से एक जाज़न नाम के शहर में मौजूद है। अमेरिकी मीडिया में हमले वाले इलाके की सैटेलाइट तस्वीरों का जायज़ा लिया गया है, निष्कर्ष निकाला गया है। CNN ने लिखा है इन तस्वीरों के हवाले से कि जाज़न शहर वाली फैसिलिटी को बहुत नुकसान हुआ है। हार्मुज़ स्ट्रेट बंद होने के बाद सऊदी अरब लाल सागर के ज़रिए ही अपना तेल दुनिया को बेच रहा था। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक लगभग 3.6 मिलियन यानी 36 लाख बैरल तेल हर दिन यहाँ से सऊदी अरब एशियाई देशों को बेच रहा था। पाइपलाइन के ज़रिए ये तेल सऊदी अरब के यानबू नाम के पोर्ट पर पहुँचाया जाता, जो रेड सी के तट पर ही मौजूद है, और फिर वहाँ से तेल लाद कर बेचा जाता था एशियाई देशों को।
लेकिन एशिया जाने के लिए सऊदी अरब के जहाज़ों को बाब अल मंदब से होकर ही गुजरना पड़ता है और यहीं पर बैठे हुए हैं हूती विद्रोही, ईरान के पक्के दोस्त। यही लड़ाके अब सऊदी अरब के जहाज़ों पर हमले कर रहे हैं। इस वजह से सऊदी अरब अब अपना जो ऑयल है वो मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में बेच नहीं पा रहा है। हूतियों के पास बाब अल मंदब को ब्लॉक करने के कई कारगर तरीके भी मौजूद हैं, जैसे वो हेलीकॉप्टर से उड़कर जाते हैं, जहाज़ के ऊपर रस्सा डालकर उनके लड़ाके उतरते हैं और जहाज़ को हाईजैक कर लेते हैं। इस तरह की वीडियो हमने इसराइल की गज़ा के ख़िलाफ़ चल रही जंग के दौरान देखे थे। उसके अलावा हूतियों के पास छोटी छोटी शिप्स हैं जिससे वो ऑयल टैंकर्स पर पास से जाकर मिसाइल से हमला करते हैं और तुरंत भाग जाते हैं। हाई स्पीड बोट हैं वो। फिर हूतियों के पास आधुनिक ड्रोन्स भी मौजूद हैं जो ईरान ही उन्हें सप्लाई करता है। इसलिए ये सब तरीके कारगर साबित हो रहे हैं और सऊदी अरब का कोई भी जहाज़ वहाँ से गुजर नहीं पा रहा है। यही वजह है कि कई जानकार लिख रहे हैं कि सऊदी अरब को अब दो तरफ से घेरा जा रहा है। सऊदी अरब ने जो हालिया हमला किया है इराक पर, वो सेंटकॉम के साथ मिलकर किया गया है। जब अमेरिकी और सऊदी अरब के साझा हमले की हेडलाइन बन रही थी इंटरनेशनल मीडिया में, उसी वक्त चुपके से ईरान और चीन के बीच भी एक सौदा हो रहा था। सौदा था मैनपैड्स का, जिसका जिक्र हमने शुरू में ही किया था। कंधे में रख कर चलाए जाने वाले ये एंटी मिसाइल सिस्टम होते हैं। आपने अफ़गान मुजाहिदीनों की वो वीडियोस तो देखी होंगी जिसमें कंधे पर रखकर एक बंदूक नुमा हथियार चलाया जाता है और हेलीकॉप्टर पर वो दागते थे। उसी मैनपैड की बात हो रही है। 12 डे वॉर के बाद रूस ने भी यही हथियार ईरान को सप्लाई किए थे। अब चीन कर रहा है। चीन जंग की शुरुआत से ही अलग अलग तरीक़ों से ईरान की मदद कर रहा था। उसने अपने सैटेलाइट बैदों से ईरानी मिसाइल और ड्रोन्स को गाइडेंस दी थी। ये भी खबर आई थी कि चीन ने ईरान की कई मिसाइल्स अपडेट भी की हैं। इवन जंग के दौरान भी चीन उनकी मिसाइल अपडेट करने में मदद कर रहा है, ऐसी भी खबर आई थी और अमेरिकी मीडिया में ये बात छपी थी। फिर ये भी खबर आई थी कि चाइना ईरान की जो मिसाइल बनती हैं उसके फ्यूल बनाने का रॉ मटेरियल भी भेज रहा है ईरान को। और अब ये मैनपैड सप्लाई करने वाली खबर आई है। ये मैनपैड बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव तो नहीं होते हैं, पूरी तरह चलाने वाले आदमी पर ये डिपेंड करता है कि कितना सफल ये हमला होगा। लेकिन जब दुनिया के अधिकतर देश इस जंग में अमेरिका का साथ दे रहे हैं, उनका साथ चुन चुके हैं, ऐसे वक्त में चीन की यही छोटी मदद ईरान के लिए बड़ी साबित होगी। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। ये शो रिकॉर्ड किया था मेरे साथी सर्वेश ने। मेरा नाम है साजिद। देखते रहिए खबरगांव।